हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही वीवीआई हेडिंग्स जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आणविकता आप जान लो कि केवल प्राथमिक अभिक्रिया का ही निकाला जा सकता है, जटिल अभिक्रिया का नहीं निकाला जा सकता। ठीक, प्राथमिक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो क्या कहा जाता है, एक ही पद में हो जाए। जैसे दो परमाणु हैं ए और बी, तो इनके आपस में टकराते ही तुरंत उत्पाद बन जाए, तब समझ लीजिएगा कि ये इस तरह का अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं। मतलब एक ही टक्कर में, एक ही संघट में हो जाए, जिसको संघट कहा जाता है। संघट सिद्धांत पढ़ेंगे हम लास्ट में। तो इसे कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया। जटिल अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, एक ही टक्कर में नहीं हो पाता, कई बार 2-3 बार टक्कर होते हैं तब जाके एक बन पाता है अणु। अब प्राथमिक आणविकता, या तो एक अणु भाग लेगा तो इसमें एक हो जाएगा आणविकता, 2 अणु भाग लेते हैं और तुरंत उत्पाद बना लेते हैं तो आणविकता 2 हो जाएगा, और 3 अणु भाग लेकर तुरंत उत्पाद बना लेते हैं तो आणविकता 3 हो सकती है। लेकिन 3 से ज़्यादा संभव है ही नहीं, आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखा जाता है कि आणविकता, तो समझ गए आणविकता क्या है? संघट होने वाले परमाणुओं की संख्या को, संघट करने वाले परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। और कितने ले रहे हैं भाग? अगर एक ही अणु भाग लिया तो आणविकता 1 हो जाएगा, 2 तो द्विक आणविक अभिक्रिया, 3 है तो त्रि आणविक अभिक्रिया। एक एक करके हम समझाएंगे। अच्छा, आणविकता 3 से अधिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 से अधिक पदार्थों का संघट होना मुश्किल है। मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो इनका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, कोई गारंटी नहीं है कि एक ही बार टक्कर में आपस में हो जाए। यानी 3 जो आणविकता है वो भी मुश्किल से मिलता है। ये तीनों बिंदु आपस में सटेंगे तभी जाके एक ए बी सी प्रकार का यौगिक बनेगा। ठीक, और ये हो सकता है लेकिन बहुत ही जटिल होता है। कोई अभिक्रियाओं में 3 अणु आपस में टक्कर से तुरंत उत्पाद बना लेते हैं, इसलिए आणविकता 3 तक परिभाषित है, लेकिन 3 से ज़्यादा अभी तक नहीं देखा गया है प्रयोग में। इसलिए आणविकता केवल 3 या 3 से कम हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यही सब बात है, इसी बात को हम लिख देते हैं। ठीक, तब हम लोग यहाँ पे पहले अभिक्रिया की आणविकता का परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखा है? प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, मतलब परमाणु, अणु या आयन, इनमें से तीनों हो सकता है, उनकी संख्या जो कि एक साथ संघट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। मतलब एक साथ संघट करेंगी और तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद बना देंगी, तो इस अभिक्रिया को भी आणविकता कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उनकी संख्या को ही, कितने परमाणु या स्पीसीज की संख्याएं भाग ली है अभिक्रिया में, वही संख्या आणविकता बन जाता है। और इस आधार पे आणविकता 3 प्रकार के हो जाएंगे। 3 तक संभव है, मैंने पहले ही बताया। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? 3 प्रकार की। एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक, 3 से अधिक नहीं होता। तो अब हेडिंग लगाएंगे आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं। तो आणविकता के आधार पर हम लोग पहला अभिक्रिया देखेंगे, एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा? केवल एक स्पीसीज ही भाग लेगा। जैसे आप ले लीजिए NH4NO2 है, ये एक अणु है और ये उत्पाद बनाता है N2, यानी ये नाइट्रोजन और शेष बन गए क्या? H2O। बैलेंस कर देंगे 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, इसका चूँकि ये एक अणु ही भाग ले रहा है, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, आणविकता कितना है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आणविकता बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आणविकता यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चूँकि यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है तो लिख देंगे, चूँकि R बराबर क्या हो जाएगा? K
NH4NO2 का पावर 1, यहाँ पे 1 है। तो प्राथमिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, उसका स्टोइकियोमेट्रिक ही उसके कोटि में लगा सकते हैं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए n बराबर 1। तो क्या पता चला हमें, पता यही चला कि जो प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया होती है, नहीं, जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी आणविकता और कोटि दोनों एक समान होती हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रहे, ये भी विशेष बात है। तो इस बात को हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अभिक्रिया नहीं, प्राथमिक अभिक्रियाओं की कोटि और आणविकता समान होती है। अब दूसरा हेडिंग लगाएंगे हम लोग, द्विअणुक अभिक्रिया क्या होती है। फिर इसी तरह त्रिअणु, फिर उसके बाद नहीं होता। तो दूसरा अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी, बाइमोलिक्यूलर। इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक साथ 2 स्पीशीज संघट करेंगे। जैसे मान लीजिए HI है, तो HI का 2 स्पीशीज संघट करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। और ये क्या बना लेते हैं, H2 और I2, मतलब HI के 2 मोल आपस में टकराएं और टूटा इनके बीच बंधन और डायरेक्ट H2 और I2 में बदल गए। तो इसलिए इनकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। और कोटि कैसे निकालेंगे, तो कोटि हम बगल में निकाल देते हैं। यहाँ पे R बराबर हो जाएगा हमारा, नहीं हाँ, R बराबर हो जाएगा K HI का घात 2, और यहाँ पे इसलिए n बराबर हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे आणविकता हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2। अब ये वाले बात जानबूझ के मैंने लिख दिया कि आपको याद रहे, इसको आप कोष्ठ में लिखिएगा, ठीक है। अब तीसरा होता है त्रिअणुक अभिक्रिया, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा है त्रिअणुक अभिक्रिया, ट्राइमोलिक्यूलर। इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक साथ 3 स्पीशीज संघट करेंगे और उत्पाद बनाएंगे। तो 2 मोल NO का है और 1 मोल O2 का है, मिलकर 2 मोल NO2 बना लिए। तो यहाँ पे आणविकता कितना हो गया, 2 + 1 बराबर 3। कोटि निकालना चाहते हैं तो K R बराबर होगा कि NO का पावर 2, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया का जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है वो हम लिख देते हैं, क्योंकि प्रयोग से भी बरोबर पाया जाता है। फिर O2 का 1, और फिर क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे, 2 + 1 बराबर 3। अब अगला पॉइंट में हम नोट लिखेंगे ये बताने के लिए कि आणविकता 3 से अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अणुओं का संघट कराने पर अब कोई चांस नहीं होता कि उत्पाद बनेगा ही, क्योंकि 3 से ज़्यादा यानी चौथा अणु एक साथ संघट कर ही नहीं पाएगा। मतलब एक बार में संघट करके उत्पाद नहीं बना पाएगा। जैसे मान लीजिए एक अणु है, इसका ये पॉइंट दूसरे अणु के इस पॉइंट से या तीसरे अणु के इस पॉइंट से संभव है कि ये कर लेगा, लेकिन चौथा के लिए शायद ही जगह बचेगा ना, जगह नहीं बच पाएगा चौथा के लिए, इसलिए 4 का बात ही करना प्रयोग से भी देखा गया है नहीं होता है। तो वही वाली बात लिख देते हैं हम नोट करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट करके कि उचित विन्यास के साथ 3 से अधिक अणुओं के एक साथ संघट के बाद अभिक्रिया होने की संभावना बहुत ही कम होती है। कैसे होती है, मैंने आपको दिखाया। उचित विन्यास, विन्यास का मतलब एक फिक्स पॉइंट पर टक्कर होना चाहिए। इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये, तीनों आपस में आके सटने चाहिए, तो इसी को उचित विन्यास कहा जा रहा है। और बहुत ही कम संभावना होता है 3 से अधिक पर, इसलिए 3 से अधिक आणविकता ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है मतलब अभी तक नहीं देखा गया प्रयोग से। हो सकता है बाय मिस्टेक कहीं भविष्य में जाके खोज हो जाए। ठीक, अब हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया का ही आणविकता निकाला जाता है, जटिल का नहीं निकल पाता। तो ऐसा बात नहीं है, जटिल का भी निकल सकता है आणविकता, लेकिन उसके सभी पदों को ज्ञात करना पड़ेगा। बीच बीच में कौन कौन से पद आ रहे हैं, कि मतलब कौन कौन से अभिकारक क्या क्या कर रहे हैं, कितना बार टूट रहे हैं, कितना बार जुट रहे हैं, ये पता चल जाएगा, तब हम उसका भी आणविकता बता देंगे। तब एक एग्जाम्पल उसी का समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता को समझने के लिए यहाँ पे बता रहा है
कि जटिल अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में होती है, यानी एक पद में होती नहीं प्राथमिक अभिक्रिया की तरह। इसमें कई सारे पद होते हैं शामिल, यानी कि 3 से अधिक स्पीसीज इसमें होंगे। प्राथमिक में केवल 3 तक टक्कर करके उत्पाद बना सकता है, लेकिन जटिल में 3 से अधिक होते हैं, इस कारण से वो जटिल हो जाता है। अब इसलिए क्या होगा, एक बार टक्कर में उत्पाद नहीं बनेगा। तो हमें ये पता चल जाए कि उनके प्रत्येक प्राथमिक पद क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से पहले पद हैं जो बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम समझा रहे हैं, यहाँ पे ए है और बी है, ये जटिल अभिक्रिया है। तो ए से सी प्लस डी बना, तो ये डायरेक्ट नहीं बना, बीच में कुछ ना कुछ हुआ, कोई ना कोई चीज़ बना, ए और बी के बीच के बंधन टूटे होंगे। एक तीसरा पदार्थ इसमें आया होगा पी, ठीक, ए और बी के बीच में पी और क्यू आए होंगे। और ये ए जो है पहला टूटा बंधन, फिर ए पी के साथ मिला होगा, फिर सी बना होगा, फिर ए बी जो है क्यू के साथ मिला होगा, तब डी बना होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी से जो सी और डी बना वो एक पद में नहीं बना बल्कि 2 पदों में बना। तो हम इन प्रत्येक पद का आणविकता बता सकते हैं कि इसका कितना है, इसका कितना है, क्योंकि ये दोनों प्राथमिक हो गए। दोनों पद को हमने तोड़ के देख लिया तो ये प्राथमिक हो गए। तो इसका 1 और 1 2 हो जाएगा आणविकता, इसका भी 1, इसका भी 1, आणविकता 2, यानी दोनों की आणविकता 2-2 हो जाएगी। लेकिन इस तरह हम डायरेक्ट इसका नहीं बता सकते हैं कि कितना आणविकता है, इसलिए हम पूरे जटिल अभिक्रिया का ना निकाल कर केवल उसके प्रत्येक पद का निकाल सकते हैं। वही बता रहा है यहाँ पे, इसलिए प्रत्येक प्राथमिक पद की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पूरे अभिक्रिया की नहीं ज्ञात कर सकते। फिर आगे पॉइंट में बताएगा आपको कि जटिल अभिक्रियाओं का वेग कैसे निकालेंगे। तो ज्ञात करने का तरीका है कि इस पद में जो ये 2 पद में अभिक्रिया हुई, इनमें दोनों में से कौन सबसे स्लो स्पीड में हो रहा है, सबसे कम स्पीड में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, उसी के आधार पे हम अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे है कि कोई रेस हो रहा है, तो रेस के जीतने की संभावना उसी व्यक्ति पर होती है जो सबसे कम स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब कि हम पता कैसे करेंगे कि यह रेस में कौन जीतेगा, तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसमें सबसे स्लो कौन दौड़ रहा है। जो सबसे स्लो दौड़ रहा है वो पक्का पहले ही हारेगा, क्योंकि वो बहुत स्लो है तो बहुत पीछे रह जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग सबसे स्लो पद से ही निकाला जाता है, यहाँ पर ये बताना चाहता है। कि आप 2 गाड़ी देख लीजिए, 2 गाड़ी में दोनों चल रहे हैं, तो हारने की जीतने की संभावना किसकी होगी, तो पक्का है कि जो सबसे तेज चल रहा है, मतलब जो आगे जा रहा है। और मतलब कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये रेस जीता जाएगा कि हारा जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कौन हारेगा इसी पर निर्भर करता है कि वह अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो हारने वाले पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर एनसीईआरटी बताना चाहती है कि सबसे मंद पद ही बताएगा कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे। ऐसे कहा जाता है वेग निर्धारक पद। तो आप बात समझ रहे हैं कि सबसे जो स्लो स्पीड में होगा वही बताएगा कि यहाँ पे जीत होगी कि हार होगी। सभी का स्पीड बराबर हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन जीतेगा, है ना। इसलिए सबसे स्लो वाले का ही पता करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे में उदाहरण पहले लिख देते हैं कि अभिक्रिया का कुल वेग जो है अभिक्रिया के सबसे मंद पद द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। और यही अभिक्रिया का कुल वेग बताता है, सबसे मंद पद की। यहाँ पे हमने वही वाली बात लिखी कि जटिल अभिक्रिया का जो वेग होता है, टोटल वेग, सबसे मंद पद द्वारा ही निकाला जाता है और उसी को वेग निर्धारक पद कहते हैं। यह पद ही अभिक्रिया का कुल वेग बताता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रहा है कि सबसे मंद पद जो होता है, जो सबसे स्लो है, वही बताएगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप ले लीजिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये बनता है H2O और O2 में टूट जाता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कर दीजिए, यहाँ पे भी हो जाएगा बैलेंस। अब ये अभिक्रिया आयोडीन आयन के क्षारीय माध्यम में होता है।
आयोडीन आयन के क्षारीय माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम मतलब उसमें इसको क्षार के बीच में डाला जाएगा, क्षार जैसे जिसमें OH बॉन्ड पाया जाता है। क्षार वैसे भी आप समझते होंगे, कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, ये सब क्षारी है। तो उन्हीं जैसे माध्यमों में डालेंगे, वो भी आयोडीन आयन की उपस्थिति में डालेंगे। तो पहले देखिए क्या होगा इसकी क्रिया विधि। रिंग लगाता हूं मैं, इसका क्रिया विधि इसको तोड़ के दिखा रहा हूं कि कौन कौन से पद में होगा। मैकेनिज्म, अब ये पहले क्या होगा, पहला स्टेप में कि जो H2O2 है वो पहले I- से रिएक्शन करेगा और तब टूट जाएगा H2O में, और जो ऑक्सीजन है एक इसका, ये I से जुड़ जाएगा, IO- आगे सब ऑक्सीजन पे आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसका खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर माइनस आ गया। विद्युत ऋणात्मक तो समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन। फिर दूसरा पद में क्या होगा, दूसरा पद में होगा कि ये जो H2O2 है, ठीक, ये फिर IO- से फिर रिएक्शन करेगा और I अलग हो जाएगा और O जो है इसमें का एक और ऑक्सीजन लेकर O2 में बदल जाएगा। ठीक, दूसरा भी दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा मैं आपको दिखा रहा था भाई, दूसरा क्रिया विधि में क्या होगा कि फिर H2O2 से अब ये जो IO- बना है पहले पद में, वो फिर दोबारा इससे टक्कर करेगा और क्या बनाएगा, H2I- अलग हो जाएगा और फिर से हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। दोबारा क्यों करेगा H2O2 से, क्योंकि हमने 2 मोल इसका लिया H2O2, तो पहला मोल यहाँ पे, दूसरा मोल यहाँ पे भाग ले रहा है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तो क्या देखें, ये 2 पदों में हो रहा है और ये दोनों प्राथमिक पद हैं, इसके प्राथमिक पद। एक बार इससे टक्कर हुआ तो ये बना, फिर उसी का फिर दोबारा इससे टक्कर हुआ तो ये फाइनल उत्पाद बना, जो दिखाई देगा। ये बीच में जो आया है I, ये मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती का मतलब बीच में बनने वाला एक पदार्थ जिसका अभिक्रिया के समापन पर नहीं नहीं देखा जाता है, मतलब कि ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बना और ये बना, लेकिन ये गायब हो जाता है, ये नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको हम नहीं दिखाते। ठीक, तो हमें R निकालना होगा, तो हम किसी एक पद का ही निकालेंगे। R निकालना होगा तो क्या करेंगे कि H2O2 और यहाँ पे हम I- का निकाल देंगे। दोनों का घात 1 होगा, क्योंकि ये दोनों प्राथमिक है, यहाँ का एक वाला ही उठा के डाल देंगे। ये R लिख सकते हैं हम। आणविकता निकालना चाहे तो प्रत्येक पद का निकाल सकते हैं, हम प्रत्येक पद का निकाल सकते हैं, पूरी अभिक्रिया का नहीं बता सकते। तो ये 1, 1, 2 हो गया आणविकता, और पहले वाला का निकाल के दिखाया है यहाँ पे। आप दूसरे का भी लिख सकते हैं, और इसलिए आणविकता भी क्या हो जाएगा, इसका पहला बता रहा हूँ, प्रथम पद का 1 + 1 = 2, प्रथम पद। द्वितीय पद का भी 2 ही होगा, है ना, और द्वितीय पद का भी वही होगा। तो हम प्रत्येक पद का निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर इसी तरह इसका निकालते हैं, दूसरे वाले पद का। R = K H2O2 और फिर IO-, इसका निकाल दिए। इसका भी आणविकता क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे हमने घात 1, 1 क्यों लगा दिया, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया का हम स्टोइकियोमेट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग से और इस तरह दोनों में सही रहता है, इसलिए आणविकता बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन से पद का, द्वितीय पद का। तो अब हम देखें तो दोनों पद द्विक अणुक अभिक्रिया का पद है,
ना, दोनों द्विक अणु प्राथमिक अभिक्रिया है। द्विक अणु मतलब कि ये भी 2 अणु का है, ये भी 2 अणु का है, ऊपर वाला भी। अब जिसमें इनकी आणविकता क्या है, 2 है। अभी जो बीच में बना IO माइनस, ये वाला जो बीच में इनके बन रहा है उसे मध्यवर्ती कहते हैं, पहले बता दिया मैंने। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के बीच में निर्मित होते हैं लेकिन समीकरण के उत्पाद में नहीं दिखाई देते, उत्पाद वाले समीकरण में, यानी फाइनल समीकरण में ये नहीं दिखाई देते। इस बात को लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने वो सारी बातें लिख दी कि दोनों पद द्विक अणुक अभिक्रिया ना प्राथमिक अभिक्रिया है, इसलिए दोनों पद की आणविकता 2 है। IO माइनस स्पीशीज को मध्यवर्ती कहते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया में निर्मित होती है लेकिन संतुलित समीकरण में उपस्थित नहीं होती। कुल मिलाकर ये सारी बातें केवल समझने के लिए थी। जटिल अभिक्रिया से संबंधित कोई भी बात है तो केवल समझने के लिए है। ये एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ज़्यादा एग्जाम में पूछता है तो वो केवल प्राथमिक अभिक्रिया का ही होता है। आणविकता की परिभाषा पूछ सकता है, आणविकता पूछ सकता है। ठीक, अभी मेन जो हम VVI पढ़ेंगे वो है आणविकता और कोटि में अंतर। हेडिंग लगाते हैं आणविकता और कोटि में अंतर और उसे देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, समझेंगे। तो मैंने लिख दिया है, केवल आपको समझना है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक प्रायोगिक मान है। पहले ही बताया गया है कि कोटि हमेशा प्रयोग से निकाला जाता है। आप जो है अभिक्रिया को देखकर अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं लगा सकते अभिक्रिया की कोटि का अंदाजा, लेकिन आणविकता को सैद्धांतिक रूप से निकालते हैं, यानी यह एक सैद्धांतिक मान है। कैसे? क्योंकि बस हम अभिक्रिया का शुरू में देखते हैं कितना लिखा है, कितने मोल भाग लिए हैं, 2 मोल 3 मोल, उसी को जोड़ देते हैं, वही आणविकता हो गया। तो एक सिद्धांत हो गया ना, इसीलिए ये प्रयोग से निकाला जाता है, वो सिद्धांत से निकाला जाता है। दूसरा कि हमने देखा कि आणविक अभिक्रिया की कोटि 0 भी आया था, भिन्न भी आया था और 1 2 3 भी आया था, लेकिन आणविकता हमेशा 1 2 3 ही रहता है, वो 0 या भिन्नात्मक में नहीं आता। फिर तीसरा हमने देखा कि प्राथमिक अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया दोनों का निकाल सकते हैं कोटि, लेकिन यहाँ पे आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया का ही परिभाषित है, जटिल का नहीं है। यही दोनों में विशेष अंतर है। और बस अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एक अलग प्रकार का प्रथम कोटि का अभिक्रिया, जिसे छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।